आपको ये एग्जांपल नहीं देनी कि जब मैंने पूछा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आप बोलो मैम जब पानी बॉईल करने लग जाए। चाहे अकेले रहो, अच्छी संगत में रहो, ठीक है, बुरी संगत के चक्कर में अपना एग्जाम का हमें खराब नहीं करना है। चीजों को स्टेप बाय स्टेप करना है, एकदम से हाइपर नहीं हो जाना देना। जब इंजेक्शन लगते हैं तो वो सैलीन सोल्यूशन का अगर इंजेक्शन लग रहा है, वो क्यों लग रहा है भाई, इतनी सारी एग्जाम्पल्स आ रही है। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुमनदीप, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड स्वागत है आप सबका हमारे जेई मेड इजी चैनल के केमिस्ट्री सेशन में, जिसमें हम क्लास 12th का सिलेबस कर रहे हैं। एंड आज है हमारी थर्ड क्लास। सोल्यूशन चैप्टर जो है फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है एंड बहुत ही इजी, ठीक है। जो भी ये चैप्टर में हम कर रहे हैं इजी रहेगा, कुछ कैलकुलेशंस होंगी, एंड मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था आज की क्लास में माइंडसेट करके आना कि थोड़ी बहुत डेरिवेशंस हम करने वाले हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं। और जो आज का हमारा लेक्चर है ना, ये रिलेटेड है हमारी लास्ट क्लास के साथ। तो जो भी आज करने वाले हैं, जैसे हमारे कुछ टॉपिक्स बताती हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि लास्ट क्लास में क्या करा था। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आज के टॉपिक्स हैं, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सब क्या है? ये सब लास्ट क्लास में हमने जो करा था उसी से रिलेटेड है। व्हाट इज दिस? दिस इज कमिंग अंडर अ टॉपिक। कौन से टॉपिक? एलिवेशन, और जो भी रिलेटिव लोअरिंग था, या हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, या ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों क्या है? दीज ऑल आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आज खत्म कर देंगे हम, ठीक है। एंड उसके अलावा ये सारी चीजें हमने जो करी थी कि वेपर प्रेशर क्या है, रॉल्स लॉ क्या है, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, उनकी नेगेटिव पॉजिटिव डिविएशन भी करी है हमने नॉन आइडियल में, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, है ना। सो ये सारी चीजें तो हमने कवर कर ली हैं वेरी वेल। ओके, बहुत अच्छे से हमने कर रखा है। आज ही क्लास में कंटिन्यू करके खत्म करने वाले हैं। तो ये सोच लो, सोल्यूशन की थ्योरी की तो आज लास्ट क्लास है, बट हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स, राइट। अब आज का टॉपिक मैंने बता दिया है वैसे तो, कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब मैं अगर पूछूं पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबको याद रहता है, एवरीबडी नोज पानी का बॉइलिंग पॉइंट, राइट। कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो भाई बॉइल क्यों कर रहा है वहां पे जाके पानी? वाई डज एनीथिंग स्टार्ट बॉइलिंग? जब मैं उसको एक हीट करती हूँ, मैं उसको ये क्यों नहीं बोल रही कि वो इवेपोरेट कर रहा है ना। या अगर मेरा पानी 100 डिग्री पे बॉइल करने लग गया तो क्या ये बॉइल करता ही रहेगा? क्या लगता है आपको? क्या ऐसा कि अगर किसी को गुस्सा आ रहा है, ऐसा मेरे साथ होता है कि एक लेवल तक ना किसी इंसान पे गुस्सा आता रहता है, फिर एक लेवल अचीव हो जाता है, उसके बाद वो इंसान जो मर्जी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। तो वही चीज हमारी बॉइलिंग पॉइंट के साथ है। पानी जब 100 डिग्री पहुंच जाता है, इसके बाद चाहे आप जितना मर्जी से गुस्सा दिलाओ, जितनी मर्जी आप इसकी गर्मी बढ़ाओ, जितना मर्जी टेम्परेचर आप 150 200 ले जाओ, इसको नहीं चेंज होने वाला कुछ। ये ठंडा होता जाएगा। ठंडा कैसे होता जाएगा? इवेपोरेशन होती रहेगी, पानी खत्म हो जाएगा एक पॉइंट पे जाकर, ठीक है। किसी इंसान को सुनाते रहो, मैं आपको डांटती रहूं कि आप तो नहीं क्लियर करने वाले, तो पूरी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, है ना। एक लेवल तक गुस्सा आएगा, उसके बाद गुस्सा भी नहीं आएगा, है ना। तो ये चीजें हमें नहीं करनी है। LLB रूल याद रखना है, बिलीव, खुद में बिलीव होना चाहिए कि कर लेंगे, एंड आज का लेक्चर तो बहुत इजीली कर लोगे। सो बॉइलिंग पॉइंट है क्या? बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिसपे जाके वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? वो प्रेशर जो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस लेते हैं, 1 एटमॉस्फेयर। तो जैसे मैंने एक बीकर लिया और उसमें मैंने कोई लिक्विड ऐड कर लिया है, एनी लिक्विड इज देयर, चलो पानी ले लेते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मैंने नीचे से इसको हीट कर रही हूं मैं, तो इसको वेपर्स बन रही हैं। अब जब इसकी वेपर्स बन रही है ना, तो एक लेवल आएगा, इट विल रीच एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वहां पर जाके क्या हो रहा है, ये पॉइंट कब अचीव हुआ पानी का? 100 डिग्री सेल्सियस पे, जब हीट क्या हो गई? 100 डिग्री, तो इट स्टार्टेड बॉइलिंग,
तो अब केमिस्ट्री के टर्म में आपको ये एग्जांपल नहीं देनी कि जब मैंने पूछा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है आप बोलो मैम जब पानी बॉईल करने लग जाए, नहीं, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए देन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। ठीक है, तो ये तो है मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट, बट व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? एलिवेशन होना क्या है? एलिवेटेड एक सॉन्ग भी आया है ना शुभ का, पंजाबी सिंगर का, तो दैट इज अ गुड सॉन्ग, तो उसमें भी उसने एलिवेटेड वर्ड यूज करा। तो किसी ने देखा कि इसका मतलब क्या है, एलिवेशन का मतलब क्या है? अब सोचो, चलो समझते हैं इस चीज को। मैंने पानी बॉईल कर रहा था, इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करी इसके पानी के बॉईल होने में। अब क्या हो रहा है, लेट्स टेक, मैंने इसमें डाल दिया कोई सल्यूट, सल्यूट ऐसा जैसे सॉलिड, जो कि है सॉलिड होगा बट नॉन वोलेटाइल, मतलब पानी में आ तो गया बट कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपके भी होंगे ना, जैसे प्रोजेक्ट वर्क टीचर्स देते हैं या आप किसी कंपटीशन में या एक प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते हो, तो एक बच्चा तो प्रोजेक्ट बना रहा है, दूसरे ने सोच लिया मैं प्रेजेंट करूंगा, एक बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा, वो बस टीम में है, होते हैं ऐसे कुछ बच्चे, मेरी टीम में तो होते थे। तो ये ऐसा है जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वेपर प्रेशर के लिए, बट वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन तो नहीं है, प्रोजेक्ट बनाने में कोई हेल्प तो कर नहीं रहा, ऊपर से ये बोल रहा है यार जाने दो ना, क्या ही हो जाएगा अगर नहीं देंगे, वो वाला है ये। तो इसने क्या करा, इसने रास्ता रोक दिया कि मैं खुद तो नहीं जाऊंगा ना ही आपको जाने दूंगा। ऐसे भी बच्चे होते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में भी ऐसे बच्चे होंगे जो ना तो खुद पढ़ेंगे या दूसरों को पढ़ने देंगे, तो उन पे ध्यान नहीं देना है, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। ठीक है, और जो ऐसा कर रहे हैं प्लीज पढ़ लो थोड़ा, है ना। तो अब यहाँ पर रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो जो वेपर्स बन रही थी वो कम बन रही हैं, अब वो कम बन रही हैं, तो ऊपर वेपर प्रेशर जो स्टैंडर्ड है, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो स्टैंडर्ड 1 एटमॉस्फेयर है, उसके तक पहुंचने में अब टाइम लग रहा है, अब टाइम लग रहा है, अब टाइम लग रहा है, मतलब यहाँ पे 100 डिग्री हो रहा था तो मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी और हीट लगेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट 100 ना होकर 100 से बढ़ जाता है, इसे हम कहते हैं एलिवेशन। तो एलिवेशन क्यों हो रही है? जब मैंने सोल्यूशन बना दिया, जब वो प्योर सॉल्वेंट था कुछ भी नहीं था, जब वो प्योर सॉल्वेंट था देयर वाज नथिंग, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से वो 100 डिग्री था। कॉलेज से घर जा रहा है, कोई रास्ते में दिक्कत नहीं आई, 30 मिनट्स ही लग रहे हैं, रास्ते में ऐसे दोस्त मिल गए जो बस इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो घर पहुंचने में टाइम लग गया। तो बस वही चीज हो रही है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक ये है जो हमने लॉजिकली समझा है, मैंने अभी कुछ लिखवाया तो नहीं, ग्राफ तक नहीं दिखाया, बट ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें देखना है यहाँ पर, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, टेम्परेचर एट विच, ये हमने देख लिया जिसपे कोई चीज बॉयल करती है, देन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट, नॉन वोलेटाइल जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वेपर प्रेशर में, ओके, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, इसी वजह से जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है टू बॉयल समथिंग वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये तो वही है ना जो मैंने एक्सप्लेन करा, वही लिखा है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे से लिख लेते हैं, बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं, तो वो तो ऐसे बनाकर लिख लेंगे, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नहीं लिखना आ रहा, सो प्लीज आपको ये चीजें लिखनी है, ठीक है, टू अंडरस्टैंड। अब इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं। जेई के एस्पिरेंट से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ग्राफ समझने आते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं आपकी एग्जाम में जिसमें ग्राफ्स दिए होते हैं, एंड कुछ बच्चे मेरे जैसे भी होंगे, जब मैं स्टूडेंट थी तो दिक्कत आती थी कि यार ग्राफ आ गया, चाहे टॉपिक मुझे समझ में आ रहा है बट ग्राफ हैंडल नहीं हो रहा, तो ये होता है ना, अच्छे से समझेंगे इसको। मैं समझाती हूँ, फिर से हमें लॉजिक अप्लाई करना है। अब हो क्या रहा है, इस साइड मैंने टेम्परेचर लिया, मैं टेम्परेचर बढ़ाती जा रही हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज होता गया, एक पॉइंट पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस साइड प्रेशर है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज होता गया ना, मैं हीट कर रही थी तो वेपर्स जो थी तो वो बन रही थी। अब एक पॉइंट पे जाके वो वेपर्स पहुंच गई एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, तो जब वो इक्वल हो गया वो बॉईल करने लग गया, वो बॉईल करने लग गया जब मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा, बट अब मैंने कर दिया है कोई ना कोई सोल्यूट ऐड, सोल्यूशन बना दिया है, तो वेपर प्रेशर कम हो गया ना।
अब कोई बच्चा साथ में कोई बैक बेंचर आके बैठ गया, या ऐसा बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, वो दूसरों को भी नहीं करने दे रहा, तो उस चक्कर में मोटिवेशन कम हो गई पढ़ाई करने की, है ना। तो सोल्यूशन के केस में वही हुआ, तो उसको टाइम लग रहा है। आप ऐसी मस्ती करने बैठ जाओगे ना, तो जेई जिनका 1 साल में 2 साल अच्छे से मेहनत कर ली, वाटर की तरह प्योर रहे, वो तो क्लियर कर लेंगे एक अटेम्प्ट में ही, है ना। 100 डिग्री ही रहेगा, 100% रिजल्ट आ जाएगा। बट जिनकी संगत ऐसी हो गई कि दोस्त ऐसे मिल गए जो काम नहीं करने दे रहे, पढ़ने नहीं दे रहे, टाइम लग रहा है, पहुंच तो जाओगे बट टाइम लग रहा है, तो 1 साल ड्रॉप करना पड़ सकता है, या 2 साल भी वेस्ट हो जाए। तो बेटर क्या है, चाहे अकेले रहो, अच्छी संगत में रहो, ठीक है, बुरी संगत के चक्कर में अपना एग्जाम का हमें खराब नहीं करना है। ओके, सो अब जिस पॉइंट पे टेम्परेचर, अब मैं नीचे आई तो मैंने टेम्परेचर देखा, अच्छा जिस पॉइंट पे प्योर वाटर जो था बॉइल हो रहा था, तो वो क्या है, TB0। ये क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उसका एक बॉइलिंग पॉइंट है। व्हाट इज सोल्यूशन का, सोल्यूशन का मैं नीचे आई, ये कितना है, TB, तो दैट इज TB, वो किसका है, टेम्परेचर ऑफ और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, तो ये है सोल्यूशन का। अब मेरे पास एक चीज दिख रही है आपको, कैन यू सी दिस एरिया, ये एरिया मुझे क्या बता रहा है, ये एलिवेशन बता रहा है। मैंने आपके पेरेंट्स के साथ बैठ के बताया आपको कि बच्चा आपका पढ़ाई नहीं कर रहा, ये किसी और लोगों के साथ घूम रहा है, तो वो देख रहे हैं कि उस चक्कर में कितना गैप पड़ गया उसकी एजुकेशन में, तो ये गैप पड़ा है। तो अब वो गैप कितना है, दैट इज चेंज ऑब्जर्व करते हैं जब हम, तो वो किसके इक्वल रहता है, डेल्टा TB। अब ज्यादा क्या है, जो ज्यादा दूर है, बढ़ गया ना, एलिवेशन हुआ, तो TB आ गया, तो TB माइनस TB0, कि कितना ज्यादा टाइम लग गया, कितने साल लग गए, माइनस शुरू का कितना था, अगर वो कुछ भी संगत में नहीं जाता। प्योर का क्या है बॉइलिंग पॉइंट, तो वो 100 है, तो जब माइनस करते हो ना, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला। अब इसके आगे डेरिवेशन शुरू होगी, तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब ये जो डेल्टा TB है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के। व्हाट इज दिस M, कंसंट्रेशन टर्म्स करी थी ना क्लास के शुरू होते ही, मैंने आपको बताया था कि जो क्लास में करने वाले हैं ना, वो लास्ट वाली क्लासेस से रिलेटेड है, तो ये फॉर्मूला वहीं से आएगा। व्हाट इज दिस M, ये M है मेरे पास मोलैलिटी, M इज मोलैलिटी, तो भाई सारी टर्म्स का ना आइडिया होना चाहिए। ये मोलैलिटी है, अब ये भी पता है, अगर फिजिक्स अच्छे से पढ़ते हो या मैथ्स करते हो, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट कौन सा है, KBM, ओके। ये क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट KB, को क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, तो ये है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो यहां तक लिख लीजिए, इसको समझ लो। मैंने क्या करा, मैंने आपको ग्राफ से समझाया, तो ग्राफ डिफिकल्ट नहीं लगा ना, सब में हमें ये देखा है, सब में कि यहाँ पर एक येलोइश पोर्शन जो है दैट इज चेंज, वो चेंज दिखा रहा है कितना है, उसका माइनस करके ये आ गया, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइन हटाया तो कांस्टेंट आ गया, राइट। अब थोड़ी सी डेरिवेशन, अब क्या करना है, मैंने यहां पे ये देखा, वेट, मैंने यहां पर देखा डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, जिन्होंने अच्छे से 11th पढ़ रखी है ना, उनको रटा हुआ होगा ये, है ना, नहीं पता कोई बात नहीं, अब लिख लेते हैं। तो मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, तो मैं उसको लेती हूं NB। ये चीज याद रखनी है, सल्यूट होगा B एंड सॉल्वेंट हमेशा नंबर 1, एंड सॉल्वेंट को हम A लिखेंगे या हम 1 लिखेंगे। अब उल्टा क्यों हो रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से तो सोल्यूशन बन रहा है, वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। सो बस यही है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब
WA मल्टीप्लाई बाय 1000 क्यों? क्योंकि ये हमने लिया है ग्राम्स में। तो ये टर्म्स ध्यान से सुन लो फॉरवर्ड बैकवर्ड करके। ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ये है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, घबराना नहीं है, काफी इजी है। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल इज मास अपॉन मोलर मास। ये 11th क्लास के भी जो जिनको नहीं समझ में आते ना ये फॉर्मूलाज, 11th क्लास में भी हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की क्लासेस ले रही हूँ ना मैं, वो एक बार देख लेना, समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मास को क्या लेते हैं? WB डिवाइडेड बाय MB मल्टीप्लाई बाय WA इंटू 1000। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये हर जगह न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला है। बार बार इसी फॉर्मूला को क्वेश्चन इसी से आते हैं। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें? दे विल आस्क यू मोलर मास निकालिए। एक सोल्यूशन, ध्यान से सुनो इस चीज को, एक सोल्यूशन बना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट था, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, बट एक सोल्यूशन बना, उसका बॉइलिंग पॉइंट है इतना। सोल्यूट मिक्स करा है 5 ग्राम मैंने, आपको बताना है सोल्यूट का मोलर मास कितना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। डोंट वरी, हम करेंगे, करने वाले हैं, ठीक है। बट ये फॉर्मूला समझ लीजिए, ग्राफ समझ आ गया, बॉइलिंग पॉइंट है क्या, एलिवेशन क्यों हुआ, एंड व्हाट इज द डेरिवेशन। डन विद दिस पार्ट। ओके, समझ में आ गया? लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो अब ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी आप लोगों को एलिवेशन की। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देयर इज वन क्वेश्चन इज वेरी इजी। अब होता क्या है, डेरिवेशन में हर क्लास में बोलती हूँ, समझ में चीजें आ जाती हैं, मोटिवेट हो जाते हो जब टीचर बोल रहा है कि पढ़ाई करनी है, फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, बट जब खुद बैठते हो फिर कई बार मन नहीं करता है ना। ऐसी चीजें होती हैं जब टॉपिक समझ भी आ जाता है एंड फिर आपका मन करता है कि चलो अब टॉपिक समझ में आ गया, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन करने बैठते हो फिर वो सारा ऊपर से जाता है, बट ये नहीं जाना चाहिए, काफी ईजी है। कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अच्छा, मुझे नहीं पता कि क्या करा, बट एटलीस्ट जो मुझे गिवन है वो लिख लूंगी मैं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है तो दैट इज डेल्टा TB। एक्सप्रेशन कौन सा आएगा? KBM, क्योंकि KB तो इसी में था ना, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, मोलर सोल्यूशन उन्होंने ये भी दे दी, M की वैल्यू 0.1। उन्होंने सोल्यूशन का वो भी दे दिया किस टेम्परेचर पे वो बॉयल कर रहा है, दे हैव गिवन इट एज वेल। ओके, तो उन्होंने आपको ये वैल्यू भी दे दी है 100.052 डिग्री। क्या करना है, इससे इजी कोई क्वेश्चन मिलेगा? आपका टास्क क्या है, KB नहीं गिवन, सो क्या करोगे, डेल्टा TB बाय M वैल्यूज डाल दो। ये कितनी है? अच्छा, यहां पर ना 100.050 दे रखा है, डेल्टा TB, दिस इज द एक्सप्रेशन। एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है? TB माइनस TB नॉट। एक्चुअल कितना रहता है? दैट इज 100। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सब्सट्रैक्ट। 100 प्योर था, 152 दे रखा है। व्हाट इज द डेल्टा T? ये डेल्टा T नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डेल्टा T चेंज बता रहा है कि कितना ज्यादा बढ़ा। तो वो 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 100 डिग्री कभी नहीं होगा। सो वहां पर मुझे माइनस करना पड़ेगा। मेरे पास क्या आएगा? 0.52। ओके, इतना डिग्री सेल्सियस। अब ये मेरे पास वैल्यू थी, ये प्योर है। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैम ये TB की वैल्यू है, ये TB नॉट की है या डेल्टा TB की। तो ट्रिक ये है, TB जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, डेल्टा TB जो है वो हमेशा 0 पॉइंट समथिंग होगा, हमेशा याद रख लेना इस चीज को। डेल्टा चेंज बता रहा है जो, तो यहां पर क्या आया? 0.050 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 0.1 मोलर सोल्यूशन। सो क्या आएगा मेरे पास? ये 0.50 डिग्री सेल्सियस पर मोलर।
तो ये मेरे पास आंसर आ गया। सो क्या ये डिफिकल्ट था? नहीं था। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करना है, एकदम से हाइपर नहीं हो जाना देखकर, तो इजीली कर लेते हो। क्वेश्चन में जो पूछा है उस चीज़ को लिखो, उस चीज़ के बाद आप देखो कि क्या गिवन है या क्या नहीं गिवन, क्या निकालना है, उसको मैं कैसे करके ये चीज़ निकाल सकता हूँ। ठीक है, सो ये था हमारा सेकंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का टॉपिक जो हमने खत्म कर दिया। आज का तो फर्स्ट टॉपिक था, बट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में ये सेकंड है। डन विद दिस। समझ में आ गया? बता देना, कोई डाउट है ना? नेवर हेसिटेट टू आस्क योर डाउट्स, ऑलवेज ब्रिंग योर डाउट्स। कोई क्लास ऐसी नहीं होती जिसमें सब कुछ समझ आ जाए। अगर ये पहली बार सुन रहे हो चीजें, ऑब्वियसली सब कुछ दिमाग में नहीं जाने वाला है ना। सो आई एक्सपेक्ट कि आपके कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे। सो ब्रिंग इट ऑन। अब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? उससे पहले एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछती हूं मैं आपसे। प्रीवियस जो था एलिवेशन पॉइंट का, जब आप प्रेशर कुकर में खाना बनाते हो तो वो जल्दी क्यों बन जाता है ना? कई बार जल्दी बन जाता है। या जब आप खाना बनाते हो इधर नॉर्मल एरियाज में, है ना, बट अगर आप पहाड़ों पे जाके खाना बना रहे हो तो क्या वो जल्दी बनेगा या वो थोड़ा टाइम लगेगा? इधर से फर्क पड़ता है। प्रेशर कुकर का क्वेश्चन भी याद रखना, ठीक है, समझना इस चीज को कि क्या हो रहा है वहां पर। अब आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछा था, जब कहीं स्नोफॉल होती है तो वो उसके ऊपर नमक क्यों डालते हैं? वाई डू दे पुट सॉल्ट ओवर दैट? ताकि वो जमे ना, पानी जो है वो फ्रीज ना करे। वो उसके डिप्रेशन वो फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर रहे हैं। बट फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? जब किसी सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, मतलब वेपर्स बनने की टेंडेंसी दोनों की सेम हो गई है अब। ओके, तो तब जाकर कोई चीज फ्रीज करती है, आइस। अब देखो इस चीज को ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ फिर से सेम, टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर का। मेरे पास टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर का ही ग्राफ है। लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, मैंने उसे फ्रिज में रख दिया पानी को, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा ना, तो वो डिक्रीज कर रहा है। अब इधर से जो सॉलिड है वो भी है फ्रोजन सॉल्वेंट, आइस की फॉर्म में मतलब, तो उसका जो एक पॉइंट है वो यहाँ पे आके मैच कर जाता है। उस पॉइंट पे जाके हम टेम्परेचर नोट करते हैं, दैट इज डेल्टा टी एफ, जो कि ओरिजिनल जब पानी में कुछ भी नहीं था, प्योर था, उसका मैंने फ्रीजिंग पॉइंट नोट कर लिया। डेल्टा टी एफ, नॉट डेल्टा, टी एफ। तो टी एफ क्या है? टी एफ नॉट प्योर सॉल्वेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट का। अब मैंने उस लिक्विड सॉल्वेंट में कोई ना कोई सल्यूट डाल दिया, तो अब उसका वेपर प्रेशर तो कम हो गया ना, वेपर प्रेशर कम हो गया। सॉल्ट डाल दिया मैंने रास्ते में, जो सारी स्नोफॉल हो रखी थी, सॉल्ट डाल दिया। अब पानी, स्नो तो पानी से बनी है, तो वो नीचे आ गया, अब वेपर प्रेशर कम हो गया, तो उसको टाइम लग रहा है इस पॉइंट तक आने में। अब इस पॉइंट तक आने में उसको लग गया टाइम, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया। अब वो वहां पे फ्रीज नहीं करेगा पानी, तो आराम से जा सकती हैं गाड़ियां, ठीक है, इसीलिए ये डालते हैं। तो देखो मैंने पहली क्लास में भी बताया था कि ये जो केमिस्ट्री है ना, ये हर जगह अप्लाई होगी, हर डेली लाइफ में कोई ना कोई ऐसी एग्जाम्पल मैं ले ही आऊंगी हर सेशन में। हाँ, अगर आपके पास कोई अच्छी एग्जाम्पल है कि मैम ये भी हो रहा है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। कभी ट्राई भी करना। आप क्या करोगे, आइस को रखना, सॉरी नॉर्मल वाटर को आइस बनने के लिए रख देना, फिर उसमें सॉल्ट डालकर देखना क्या हो रहा है, टाइम कितना लग रहा है। तो अब मुझे देखना है कि फर्क कितना पड़ गया, तो दैट इज कि डिप्रेशन हुआ कितना, वो बता रहा है ये वाला एरिया, दैट इज अगेन डेल्टा टी एफ। अगेन ये डेल्टा टी एफ है, सो क्या बना, डेल्टा टी एफ। अब जो टी एफ नॉट है वो ज्यादा है, पहले पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्रीज कर रहा था, अब उसे टाइम लग रहा है, तो अब उसका टी एफ नॉट आगे होगा एंड टी एफ ऑन दी बैक। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोलैलिटी के। यार सेम फॉर्मूला यूज होगा जो हमने लास्ट में करा था, सेम फॉर्मूला, ठीक है, घबराना नहीं है, ये तो उससे भी ज्यादा इजी है क्योंकि वो पहली बार हमने देख लिया है। अब आपको पता ही है कि क्या करना है, यू कैन गाइड मी एज वेल, है ना। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, कांस्टेंट हटाना है। सो क्या बना, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। तो ये अब फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अब मोलल
ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी का आपको फॉर्मूला पता ही है, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब मैं नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट लिख दूंगी, सो मेरे पास क्या आएगा, WA आएगा, यहां पर WA सॉल्वेंट का, तो यहां पर WB अपॉन MB, मास अपॉन मोलर मास। ये मैंने लास्ट स्लाइड में भी करा था जब मैं बॉइलिंग पॉइंट का समझा रही थी, एंड मैंने लास्ट क्लास जो भी हमारी 11th क्लास में चल रही है उसमें भी करा था, सोल्यूशन के भी फर्स्ट लेक्चर में करा था मैंने, तो वो प्लीज देख लीजिएगा जिसको इसमें दिक्कत आ रही है, इनटू WA एंड 1000। सो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया है फाइनल। कितना इजी था, कितना इजी था। अब जो मैंने लास्ट में करा था बॉइलिंग पॉइंट में, सेम एक्सप्रेशन है, बस TB की जगह पर TF आ गया है, तो बहुत इजी हो जाते हैं इनके न्यूमेरिकल्स करने। ठीक है, सो लिख लीजिए इस चीज को, और फॉर्मूला याद रखना है, समझते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल। रेडी हो, ट्राई करो मेरे से पहले इसको करने की। ओके, व्हाट वेट परसेंटेज, ओके, वेट ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होती है पता है किसी को? ग्लिसरॉल को यूज करते हैं जब मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं तब भी, है ना। सी मेरी ये आदत रहेगी, आपकी भी ये आदत होनी चाहिए कि कोई ऐसा कंपाउंड का नाम पढ़ लो, उसको देखोगे कहाँ यूज कहाँ हो रहा है। वो मैंने बोला भी था, जब भी कोई चीज काम करो या कुछ करने लगो, आप ये देखो मेरा फायदा क्या है उसमें, है ना। अगर है तो आई एम गोना डू दैट, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट टास्क। अब इसमें लिखा है व्हाट वेट ऑफ ग्लिसरॉल शुड बी एडेड, 600 ग्राम ऑफ वाटर दे दिया, वाटर दिख रहा है, सॉल्वेंट पता है, तो मुझे पता है ये WA दे रखा है, सॉल्वेंट को हम लेते हैं A, एंड इसका कितना लोअर कर दिया हमने, फ्रीजिंग पॉइंट लो कर दिया बाय 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, वो भी देखते हैं, पहले KF लिख ले, इक्वल टू 6.0 डिग्री सेल्सियस मोलल पर मोलल। ठीक है, ये भी हो गया। अब फॉर्मूला में मुझे क्या पूछा है, वेट ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का वेट कितना होगा ये पूछा है। अब ये है WB, ग्लिसरॉल का मोलर मास कितना होता है, दैट इज 92 ग्राम पर मोल। तो ये चीजें मुझे गिवन है। अब फॉर्मूला क्या था मेरे पास, डेल्टा TF इज इक्वल टू KB इंटू WB अपॉन MB इंटू WA मल्टीप्लाइड बाय 1000। यही फॉर्मूला है ना। अब आप इसमें सारी चीजें डाल दो, KB कितना है 6.0, WB मुझे नहीं पता 1000, एंड MB कितना है, दैट इज 92, इंटू WA कितना है अब, दैट इज 600। ओके, दैट इज 600। तो ये आप कैलकुलेशन कर लेना। अच्छा हाँ, यहाँ पे डेल्टा TF भी दे रखा है, कितना लोअर कर दिया, कितना लोअर वो भी दे रखा है बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो कैलकुलेशन पार्ट आप कर लेना, बट दिस इज हाउ यू डू इट। ओके, आई एम लीविंग इट फॉर यू, सबसे इजी है, आई गेस NCERT में ये है गिवन। ओके, बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा। डन। तो ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। विद दिस वी आर डन विद थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बात आती है लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, एंड इसमें तो इतनी सारी एग्जांपल आने वाली हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू टेल यू अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके लिए क्या समझना है, हो क्या रहा है यहाँ पर, एक एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल मैं पहले आपको पूछ लेती हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे जब अचार खाते हो, एक आम है आपके पास, अभी तो मैंगो सीजन भी चल रहा है, तो जब आम खाते हो वो तो पूरा अच्छा है, बट जब आप अचार खा रहे हो, व्हेन यू आर ईटिंग मैंगो पिकल, तो वो तो काफी श्रिंक करा हुआ है। वो ऐसा क्यों हो गया? कई बार जो फूल हैं वो मुरझा जाते हैं, फिर आप उसको थोड़े टाइम के लिए पानी में डालो, वो फिर से थोड़े बहुत रिवाइव कर जाते हैं। ऐसे ही जब आपने देखा होगा कि सब्जियां सारी 5-6 दिन से फ्रिज में पड़ी हैं, फिर वो काफ़ी स्किन उनकी लूसी हो गई, फिर आप उसमें क्या करते हो, जब आप उसको थोड़ा पानी में डुबा के रख देते हो, वो फ्रेश सी लगती हैं। फिर ऐसा क्यों? या जब इंजेक्शन लगते हैं तो वो सैलीन सोल्यूशन का अगर इंजेक्शन लग रहा है, वो क्यों लग रहा है भाई? इतनी सारी एग्जांपल्स आ रही हैं, वो कैसे लगा देते हैं। और जब आप बहुत ज़्यादा फ्राइज, सॉल्टी, जंक फूड खा रहे हो, तो आप मोटे क्यों हो जाते हो जल्दी से? फिर वेट लॉस जब करने जाते हो तो जल्दी जल्दी से एकदम से क्यों लॉस हो जाता है वेट लॉस? फिर थोड़ा टाइम क्यों लगता है?
इतने सारे क्वेश्चंस, आंसर इज दिस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आरओ सिस्टम कैसे काम कर रहा है, आरओ सिस्टम घर में कैसे काम कर रहा है वो भी हमें देखना है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझते हैं। ये सब समझने के लिए पहली बात ये हमें देखना है, एक सोल्यूशन है, एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट प्योर, कुछ भी मिक्स नहीं है। कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, सोल्यूशन की, हाई कंसंट्रेशन। भी सॉल्वेंट में तो कुछ है ही नहीं ना, पानी है। बीच में मैंने एसपीएम लगा दी। व्हाट इज एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये क्या कर रही है, ये जैसे छन्नी है, चाय पत्ती है, उसमें चाय छन रहे हो आप, तो क्या होता है, चाय तो नीचे आ जाती है, जो पत्ती है वो ऊपर रह जाती है ना, इलायची वगैरह। तो वो कुछ चीजों को आने दे रही है, कुछ चीजों को नहीं आने दे रही है। तो सेम यहाँ पर हो रहा है। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये क्या करने दे रही है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो पास कर सकते हैं, सल्यूट नहीं पास करेगा। ठीक है, सल्यूट पास नहीं करेगा। ओके डन। अब हाई कंसेंट्रेशन इसकी है, इसको ध्यान से समझना, आंखें खोलकर, फुल अटेंशन। इधर लो कंसेंट्रेशन उधर है, हाई कंसेंट्रेशन इधर। प्रेशर किधर है ज्यादा, अब सॉल्वेंट की तरफ कुछ भी नहीं है, सॉल्वेंट में कुछ ऐड ही नहीं है, काफी हाई वेपर प्रेशर, हाई प्रेशर। और इधर क्या है, सोल्यूशन बन गया तो वेपर प्रेशर लो हो गया ना, तो लो वेपर प्रेशर। तो अब इधर फ्लो होता है, हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर फ्लो होगा, एंड लो टू हाई कंसेंट्रेशन। तो यहां पर कंफ्यूजन रहती है, कंसेंट्रेशन लो टू हाई, वेपर प्रेशर हाई टू लो। तो यहां पर अगर रीड करो, द फिनोमिना ऑफ पैसेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का पैसेज है, और इनटू अ सॉल्यूशन या लेस कंसेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में, ओके या इसको ऐसे याद कर लेते हो कि लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा कंसेंट्रेटेड की तरफ, प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ जो फ्लो है। सो दैट इज ऑस्मोसिस। ये तो है ऑस्मोसिस, ये है प्रोसेस का नाम ऑस्मोसिस। बट अब व्हाट इज, वेट, ये तो ऑस्मोसिस है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, मैंने कुछ प्रेशर इसके साइड में अप्लाई करा कि रुक जाए, ये जो फ्लो हो रहा था, पैसेज आ रहा था, ये स्टॉप हो जाए। सो मुझे जो प्रेशर अप्लाई करना पड़ा टू स्टॉप दी फ्लो, टू स्टॉप दिस पैसेज ऑफ लिक्विड, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी। ठीक है, सो ये तो मेथड है ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब हम समझते हैं, इसकी भी डेरिवेशन है, वो भी हम कर लेते हैं। उसके लिए एक्सप्रेशन काफी इजी है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। यहां पे मैं लिख भी देती हूं क्या है, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये उससे तो पहले वाली जो करी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उनसे थोड़ा अलग है। सो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। सी क्या है, मोलैरिटी। हमने इसको एम क्यों नहीं लिया, क्योंकि एम ना बार बार मोलर मास के लिए यूज हो रही है। आर गैस कांस्टेंट, और यहां पर टी क्या है, टेम्परेचर। और आपने अभी तक सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में देखा है कि हम मोलैरिटी ले रहे थे, यहां पर हमने ली है मोलैरिटी। ओके, और मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू आर इनटू टी। अब ये लीटर में है, ये अज्यूम कर रहे हैं हम। तो एनबी क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय वी इनटू आर इनटू टी। अगर ये ग्राम्स में, अच्छा लीटर में है, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना, अदरवाइज यूनिट कन्वर्जन का आइडिया हमें होना चाहिए। सी कितनी इजी डेरिवेशन थी, मुझे मैक्सिमम 20 सेकेंड्स लगे। समझ में आया क्या करा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ऑस्मोटिक प्रेशर इसके इक्वल है। एग्जाम में वो क्वेश्चंस कैसे देते हैं, वो फिर से आपको यही पूछेंगे कि एक सल्यूट डालने पर मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर जो था वो इतना हो चुका है, उसका टेम्परेचर इतना है, फाइंड आउट कि उसका मोलर मास कितना है सल्यूट का। समझ में आई ये चीजें। डन विद अनदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड उसकी डेरिवेशन। बट अब जो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे उनका जवाब भी तो चाहिए। वो कैसे चाहिए, अब जैसे मेरे पास आती है एग्जाम्पल आरओ सिस्टम की। व्हाट इज आरओ सिस्टम, कभी सोचा भी है वो आरओ क्या है, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस।
केमिस्ट्री स्टूडेंट अगर मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए, हर चीज को केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर दो, ठीक है, सफल हो जाओगे। यहां पर रिवर्स ऑस्मोसिस हो रही है, कैसे हो रही है अब ये देखना है। आपको क्या लगता है जो ओशन वाटर है वो हम पी नहीं पाते, उसमें क्या है, इम्प्योरिटीज। अब इस सेटअप को समझने के लिए एक आसान सा सेटअप समझते हैं। मेरे पास इस साइड है प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, इधर है मेरे पास सी वाटर। सी वाटर तो बहुत सारी मिक्सर उसमें मिक्स होंगे सॉल्ट, तो वो सोल्यूशन ही हो गया। इधर है प्योर। अब मैंने तो इस साइड फ्लो होगा ही होगा ना, देखो इस साइड तो फ्लो होना ही होना है, नॉर्मल फ्लो। अब मैंने एक प्रेशर अप्लाई करा था, ऑस्मोटिक प्रेशर, कि ये जो फ्लो हो रहा है ना प्योर वाटर का वो बंद हो जाए। कंफ्यूज नहीं होना है, प्योर वाटर का जो फ्लो था वो बंद हो जाए। अब वो प्योर वाटर का फ्लो बंद हो गया है, ठीक है, बट अभी मैं नहीं रुकी, मैंने इस साइड प्रेशर अप्लाई करा ना, अब मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दिया, मैंने तो रोकना था फ्लो, अब मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो अब रिवर्स, अब ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाएगी। तो जब वो रिवर्स होगी फिर क्या होगा, तो जो अब मैंने बताया था एसपीएम है जो, वो तो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को लॉ कर दे रही है पास करने के लिए, है ना, तो वो क्या करेगी, इधर जो सोल्यूशन सी वाटर में जो प्योर पानी है वो वापस उधर जाना शुरू कर देगा एंड इम्प्योरिटीज इधर ही रह जाएंगी। इम्प्योरिटीज इधर ही रहेगी, सारा साफ पानी इधर आने लग गया। जब मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है, एरोस दिख रहे हैं, तो साफ पानी इधर आ गया। दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आज से मेरे बच्चों को ये भी पता है कि आरओ घर में कैसे काम कर रहा है ना। लिखना है इसको, the phenomena in which direction of osmosis can be reversed if a pressure larger than osmotic pressure is applied, है ना। और कहाँ पे यूज होता है, डिसॉल्टिनेशन ऑफ सी वाटर या प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए। डन। बट ये तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर हुआ, बाकी सब क्वेश्चंस का क्या, उनके लिए है हमारे पास आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब ये किस सवाल का जवाब देगा, इसको देख रहे हो, ये जवाब देगा जब इंजेक्शंस लगते हैं तो वो कैसे लगते हैं। हमारा 0.9% सलीन सोल्यूशन होता है जिसका इंजेक्शन लगेगा। अब होता क्या है, व्हाट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन, दो सोल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। मैं हर बार प्योर सॉल्वेंट की ही बात कर रही हूँ, है ना, कि इस साइड प्योर वाटर ले लिया। व्हाट इफ मैंने दोनों साइड ऐसे सॉल्वेंट ले लिए, ऐसे सॉल्वेंट ले लिए, सॉल्यूशंस ले लिए जिनका सेम ही वेपर प्रेशर है, सेम है, तो क्या फ्लो होगा, कुछ फ्लो नहीं होगा, ऑस्मोसिस नहीं होगी, क्योंकि अब फ्लो ही नहीं हो रहा। कभी पानी चलते हुए देखना घर में, तो पानी ऐसे चलता है ऊपर से नीचे, तो जब वो पानी का लेवल एक हो जाता है फिर वो रुक जाता है, वही तो हो रहा था। तो अब ऑलरेडी दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो अब क्या हो रहा है, कोई फ्लो नहीं हो रहा। यही तो हमें चाहिए। हम नहीं चाहते कि मैं अपना लगा रही हूँ इंजेक्शन, कोई भी कंसंट्रेशन ज्यादा कम का, सारे सेल फट जाए मेरे या सारे सेल श्रिंक कर जाए, वो होती है एग्जाम्पल अगर ऐसा कर दिया जाए। सो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट जब इंजेक्शंस लगते हैं। ओके, अब ये तो सलीन सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, NaCl सोल्यूशन, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक दूसरे को कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहे। अब हम समझते हैं दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, जैसे कि एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपर सोल्यूशन। हाइपर के केस में याद रखना है श्रिंक करते हो, और हाइपो के केस में स्वेल कर जाते हैं। कैसे हो रहा है, पहले हम ना इस चीज को याद रखने की ट्रिक देख लेते हैं। हाइपर मतलब जब आपको टेंशन हो रही है, हाइपर हो जाते हो, तो आप उदास से हो जाते हो, आप सिकुड़ के लेट गए बेड पे, तो वही चीज हो जाती है, हाइपर श्रिंक करेगा। बट अगर हाइपो है, सोल्यूशन आपका हाइपोटोनिक है, तो वो स्वेल कर जाते हैं। अब जैसे इसको एग्जाम्पल को समझते हैं, मैंगो खा रहे थे, मैंगो इज वेरी जूसी फ्रूट, है ना, तो उसको जब आपने तेल में रख दिया, जब आपने बहुत ज्यादा तेल में रख दिया है, सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है आउटसाइड, अंदर है मैंगो, बाहर है बहुत ही हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन। तो फ्लो कहां से होता है, लो टू हाई कंसंट्रेशन।
तो बाहर जो सेल के अंदर जो सारे मैंगो के अंदर जूस है ना, वो सारा बाहर निकल आएगा, तो ये श्रिंक कर जाएगा। सो मैंगो जो है वो श्रिंक कर गया। अब अचार को अज्यूम करो, मैंगो पिकल खाते हो घर में ना, तो वो नॉर्मल मैंगो जैसा थोड़ी होता, उसमें जूस ही नहीं होता, क्योंकि आपने उसको ड्राई कर दिया। वो ड्राई होने के बाद भी वो श्रिंक कर चुका है अचार में। ओके, बट अगर मैं वेजिटेबल्स की बात करती हूँ, वेजिटेबल के केस में क्या रहता है, वेजिटेबल्स अंदर सूख गई हैं। सपोज मेरे पास नॉर्मल सी कोई वेजिटेबल है, तो ये ना सूख गई है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, क्योंकि सारा पानी निकल गया बाहर। तो अब ये हाईली कंसंट्रेटेड है, तो मैंने इसको कहाँ पे रखा, अराउंड वाटर। अब मैंने इसको पानी के आसपास रख दिया। पानी में क्या है, प्योर सॉल्वेंट है ना, प्योर सॉल्वेंट है। अब ये क्या है, लो कंसंट्रेशन। अंदर तो सब्जियों के बहुत हाई कंसंट्रेशन है, तो फ्लो कहाँ से होगा, लो टू हाई, तो अंदर चला जाएगा पानी सारी सब्जियों के, तो सब्जियां जो है वो फ्रेश हो जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं फिर से। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल ये वाली दे रही थी कि जब आप सॉल्टी फूड खाते हो तो आपका क्या होता है, आप स्वेल क्यों कर जाते हो, वाटर रिटेंशन क्यों बढ़ जाती है, जिसको हम एक टर्म भी देते हैं एडीमा। ज्यादा सॉल्टी चीजें कंज्यूम करने से। ठीक है, सो वहां पर क्या होता है, एडीमा हो जाता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन की वजह से आपके जो सेल है वो स्वेल कर जाते हैं, है ना, क्योंकि उसमें पानी भर जाता है ऑस्मोसिस की वजह से। इसीलिए जब आप एक्सरसाइज करते हो तो वो सारा पानी ही सबसे पहले बाहर आता है। ठीक है, वो पानी सबसे पहले बाहर आता है, उसके बाद स्वेट की फॉर्म में बाहर आता है, उसके बाद जब वो सारा पानी निकल गया तो वेट लॉस हो गया एकदम से। बट अब जब वो पानी निकल गया, अब तो आपकी मसल फैट्स रह गए, तो उसको रिड्यूस करने में आपको फिर टाइम लगता है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए। तो ये थी हमारी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। फर्स्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री, चाहे ये फिजिकल केमिस्ट्री थी, बट हमें कुछ दिक्कत नहीं आई सारी चीजों को समझने में, राइट। अब होता क्या है, अब ये तो सारे आइडियल केस मैंने समझाए आपको ना, अगर सोल्यूशन की टर्म्स में बात करूं। अब आती है एबनॉर्मल मोलर मास की बात। हुआ क्या, ये तो थ्योरेटिकली सारे फॉर्मूलाज थे, तो जब साइंटिस्ट ने खुद से एक्सपेरिमेंट करा, सो व्हाट डिड दे नोटिस कि जो मास की वैल्यू हम एमबी निकाल रहे थे हर जगह पे, वो सेम नहीं आ रही, किसी में वो डबल आ रही है, किसी में वो आधी आ रही है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है एबनॉर्मल मोलर मास। तो उसमें क्या हो रहा है एक्चुअल में, जब एक चीज अज्यूम करो, सबसे पहले ये वाले एग्जांपल लेते हैं, KCl। KCl तो एक सॉल्ट है ना, मैंने इसको पानी में डाला, पानी में डालने के बाद ऑब्वियसली इसका नेचर क्या है, ये K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक कर गया, डिसोसिएट कर गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही थी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो डबल हो गए ना। सपोज मैंने ये 100 डाले, तो ये तो जाके डबल हो गए 100 से, ये तो 200 हो गए, ये 200 हो गए, अब तो डबल हो गए। सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूलाज में आप देखो, जैसे मैंने डेल्टा TB करा, वो किसके इक्वल था, KB इंटू WB अपॉन MB इंटू WA। सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूलाज को देखो, सब में ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ गई, बहुत ज्यादा हो गई, तो मोलर मास क्या है, डिक्रीज कर गया, तो वो कम ही आएगा। भाई ये एक पूरा मॉलिक्यूल था, अब वो आधे आधे टुकड़े में टूट गया, ऑब्वियसली हल्की होगी ना वो चीज, 2 पीसेस में टूट गई, सो अब मोलर मास कम आ रहा है। सो इसी वजह से एबनॉर्मल मोलर मास आ रहा था। ठीक है, ये एबनॉर्मल है। दूसरी साइड ये तो डिसोसिएशन का केस है, फर्स्ट केस इज डिसोसिएशन, बट व्हाट इफ मेरे पास एसोसिएशन हो जाए। एसोसिएशन जैसे कि ये एग्जांपल देखो, मेरे पास मैंने एसिटिक एसिड को मिक्स करा पानी में, तो उसके 2 मॉलिक्यूल्स ने मिलकर क्या बना लिया, एक डाइमर बना लिया, ये उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, अच्छे से दोस्ती हो गई, डाइमर बन गया। अब जब डाइमर बना, मैंने डाले थे कितने पार्टिकल्स, मैंने डाले थे 100 पार्टिकल्स, अब वो 2 जुड़ गए, तो मेरे पास कितने बचे, 50। अब मेरे पास
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करी, जो हाफ हो गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज कर जाएंगी। जो वो डिक्रीज कर रही है, मोलर मास क्या हो गया, इंक्रीज। अब इस चीज को लॉजिकली सोचो, वो जुड़ चुकी हैं तो ऑब्वियसली भारी हो गई ना, वो अभी भारी हो गई। पहले दो दोस्त एक साथ जा रहे थे, एक साथ में बैठ जा रहे थे, अब वो एक अपने अपने साइकिल पे थे, अब वो दोनों सेम साइकिल पे हैं, तो ज्यादा हैवी हो गया ना जिसको चला रहा है उसके लिए, तो बस वेट हैवी हो गया क्योंकि ये डाइमर बन गया, डाइमर। तो ये जो मास ज्यादा कम हो रहा है ये दिक्कत कर रहा था, कैलकुलेशंस पे प्रॉब्लम आ रही थी, जिसको एबनॉर्मल मोलर मास की टर्म दी। तो फिर वेंट ऑफ नाम के साइंटिस्ट ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी है। उसने क्या दिया, हमारे पास एक कंसेप्ट, जैसे कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनमें कोई ना कोई फैक्टर ऐड करना पड़ेगा कि जो इधर उधर हो रहा है उसको ठीक कर दें, फिक्स कर दें। तो पहले इसको समझ लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। When there is dissociation into ions, experimentally determined is always lower than true value. कि ट्रू वैल्यू से हमेशा लो ही होगा जब डिसोसिएशन होगी। आपको याद रखना है, ये ना क्वेश्चन आता है, ये आया था क्वेश्चन नीट के एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, चाहे आप जेई के बच्चे हो। एनसीईआरटी फोकस्ड अगर एग्जाम आता है तो दे आस्क कि अगर डिसोसिएशन हो रही है तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो वो क्या होगी, याद रखना है, मोलर मास पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर वहां पर हाई आ गई है वैल्यू तो वहां पर क्या हो रही है, एसोसिएशन, याद रखनी है। और ये जो फ्लक्चुएशन है इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। तो अब इसका सोल्यूशन मैंने बता ही दिया है, हमारे पास आता है वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। ओके, तो ये सारे फॉर्मूलाज है, जैसे नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास, ऑब्जर्व्ड, जितनी ऑब्जर्व आपने करी डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। कितने टोटल थे आपके पास बाहर बाद में एसोसिएशन डिसोसिएशन के, और उससे पहले कितने थे, दोनों को डिवाइड कर दो, यू आर गोइंग टू गेट द आंसर्स। तो अब ये सारे फॉर्मूलाज सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मॉडिफाई हो चुके हैं। मॉडिफाई कैसे हो गए, सबके आगे आई फैक्टर ऐड कर दिया, वांट ऑफ फैक्टर ऐड कर दिया। तो जैसे KCl के लिए आई की वैल्यू क्या होगी, इट इज 2, क्योंकि ये क्या ब्रेक कर रहा है, 2 में ब्रेक कर रहा है ना। CaCl2 के लिए ये वैल्यू होगी 3, तो ये आई की वैल्यू 2 3 है, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर मोलर मास की वैल्यू जो है वो टोटली एक्यूरेट आएगी। ओके, सो ये था हमारा वांट ऑफ फैक्टर का कंसेप्ट। ये तो हमने सिर्फ थ्योरी देखी है, अब हमारा टास्क रह जाता है इसके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करना। लॉजिकली चीजें समझ ली हैं, बिलीफ मैप में है कि कर लोगे, मैंने करवा दिया, आप भी कर लोगे। लगन से, हार्ड वर्क से इस चीज को समझना है, खुद से करना है, ठीक है। हम खुद भी करेंगे, हम भी प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चंस इसके कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ लेट्स समराइज, लेट्स समराइज टुडेज लेक्चर कि क्या क्या करा हमने, शुरू कैसे करा था। आज हमने सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो खत्म कर दी हैं। वी लर्नड अबाउट ऑल दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, एंड लास्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वांट ऑफ फैक्टर एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर। तो ये सारी चीजें हम आज कर चुके हैं, एंड इसके बेस जितने न्यूमेरिकल कर लो उतने कम हैं, करने हैं आपको, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल गए, जैसे कि कैसे आपका बॉडी रिटेंशन करती है, ब्लड जब इंजेक्शन लगता है तो कैसे लगेगा, पिकल्स कैसे श्रिंक हो जाते हैं, सब्जियां कैसे फ्रेश फील करती हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। अब आपको मुझे टास्क जो है वो यही देना था कि आप जितने क्वेश्चंस कर सकते हो एटलीस्ट करो, ये सारे नोट्स वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आस्क मी इन अ टेलीग्राम ग्रुप एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ यू। आज के लिए बस इतना है, इसके साथ ही हमारा सोल्यूशन चैप्टर जो है इसके साथ खत्म हो चुका है, सारी जो थ्योरी थी। अब हमारा टास्क है बेसिक सीख लिए, अब इससे आगे की तैयारी करनी है कि जेई में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो हम करेंगे अपने आने वाले सेशंस में। आज के लिए इतना ही, समझ में आ गया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट करके बताना कैसी लगी क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एवरीबॉडी।